हेलो एवरीबॉडी। आज है हमारी डेमो क्लास 2। इससे पहली वाली क्लास में हमने यानी कि क्लास 1 में डिस्कस किया था जो जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, उसके बारे में। और उसके बाद हमने कुछ बेसिक्स देखा था, फायरवॉल के क्या यूज केसेस होते हैं, फायरवॉल क्या होता है, और कितने टाइप के हमारे फायरवॉल होते हैं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस किया था। और आज इस वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, पहले तो रिवाइज करेंगे थोड़ा सा जो जो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर फोर्टिगेट के अप्लायंसेस के बारे में। फोर्टिगेट के अप्लायंसेस किस किस टाइप के अप्लायंसेस आते हैं, क्या क्या यूज होता है उनका। और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बारे में। हार्डवेयर हार्डवेयर आर्किटेक्चर। तो अभी यहाँ पे स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। जो हमारा मोटिव है यहाँ पे वह है कंसेप्ट समझना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और किसी का भी कोई भी डाउट है वो हमसे बेझिझक पूछ सकता है अभी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फोर्टिगेट क्या होता है, मतलब फोर्टिगेट क्या मतलब। डिवाइसेस जो है हमारे, फायरवॉल जो है वो काफ़ी कंपनीज के आते हैं। पालो अल्टो का भी आता है, फोर्टिगेट का भी आता है, सोनिक वोल का भी आता है, सिस्को का भी आता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। फायरवॉल एक सेफ गार्ड की तरह होता है। जैसे कि आपने कंपनी में देखा होगा, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है? सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि पहले जो यूजर आया है, जो कंपनी के अंदर आ रहा है बंदा, उसको चेक करना कि वो कौन यूजर है, वो क्या नाम है उसका, ये आइडेंटिफाई करना। उसको एक्सेस है या नहीं, अंदर आने के लिए वो अलाउड है या नहीं है, ये चेक करना। जब वो अलाउड हो जाता है कंपनी के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसके बाद जो वहाँ की सिक्योरिटी होती है तो वो क्या चेक करती है? भाई उसका बिहेवियर चेक करती है यूजर का। भाई वो बंदा कहाँ जा रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें तो नहीं कर रहा जो अनऑथराइज हो। तो ये सब चीजें चेक की जाती है। अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी करता है तो वो नोटिफाई किया जाता है अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। और फिर जो ये चीजें कर रहा है जो यूजर, तो उसको क्या किया जाता है? ब्लॉक किया जाता है। कि भाई पूछा जाता है क्यों कर रहे हो। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ऐसे ही हमारे फायरवॉल के अंदर होता है। फायरवॉल के अंदर क्या होता है? जब भी कोई यूजर या कोई ट्रैफिक आता है हमारी कंपनी के अंदर, या फायरवॉल पे कोई ट्रैफिक आता है, तो उसका क्या काम होता है? सबसे पहले चेक करेगा कि भाई कौन सा यूजर आया है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, किससे मिलना है उसको, क्या प्रोटोकॉल है, क्या उसको वो चीज़ें अलाउड है या नहीं है, या वो यूजर अलाउड है या नहीं है। फिर उसके बाद चेक करेगा कि भाई ट्रैफिक किस चीज़ का है, टीसीपी का है या यूडीपी का है, किस टाइप की प्रोटोकॉल है, कौन सी एप्लीकेशन है, कौन सी सर्विस यूज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चेक किया जाता है, भाई वो सर्विसेज उसको अलाउड है या नहीं है। तो इसके बेसिस पर एक्शन परफॉर्म किया जाता है। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए हमने अलर्ट लगा रखे हैं, तो उसके लिए क्या करेगा? अलर्ट लगाएगा। और सॉरी, अलर्ट सेंड करेगा जिस भी ईमेल आईडी पर हमने सेट किया हुआ है। तो हमें नोटिफाई करेगा। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट है फायरवॉल का। और इसके बाद आता है फायरवॉल कितने टाइप के हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या चेक किया था? सोर्स डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, सर्विस, और यूजर अलाउड है या नहीं है, फिर किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहा है, कौन सी सर्विस यूज कर रहा है, कौन से आईपी को एक्सेस कर रहा है, और वो अलर्ट सेंड करता है। ये सब चीजें हमारी फायरवॉल की होती है। और भी चीजें करता है फायरवॉल। उसके बाद हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कितने टाइप का फायरवॉल होता है। एक तो हार्डवेयर फायरवॉल होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर फायरवॉल होता है, थर्ड होता है हमारा क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। अब यहाँ पे देखिए, हार्डवेयर फायरवॉल क्या होता है? जो फिजिकल डिवाइस होता है। अब इसमें हार्डवेयर फायरवॉल में भी कई टाइप के फायरवॉल आते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, लेगेसी फायरवॉल आते हैं, यूटीएम फायरवॉल आते हैं। तो ये सब चीजें आती है। और उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल। तो ये क्या होता है? आपने अपने सिस्टम के अंदर देखा होगा, डिफेंडर फायरवॉल होता है कि एक एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है लोकल फायरवॉल की। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे।
ये तो होता है हमारा लोकल फायरवॉल। जो हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल हम जिसे बोलते हैं। और ये डिफेंडर का होता है, माइक्रोसॉफ्ट का इनबिल्ट होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल भी आते हैं, और कुछ एंटीवायरसेस भी आते हैं जो एज ए फायरवॉल का काम करते हैं, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल होते हैं। इसके बाद आता है हमारा क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। तो ये भी हमारा एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही कह सकते हैं, बट इसको हम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में काउंट नहीं करते। ये क्लाउड बेस्ड होता है, क्योंकि ये ऑनलाइन हमें अवेलेबल होता है क्लाउड के ऊपर। और इसका जो यूज केसेस होता है, यूज क्या होता है इसका, ये हमारे जितने भी सर्वर होते हैं क्लाउड के ऊपर, उन सबको सिक्योर करना। क्लाउड के ऊपर जो भी रिसोर्सेज है हमारा, या तो डेटाबेस हो सकता है किसी चीज का, या स्टोरेज हो सकती है, या वीपीएन हो सकते हैं, या एक्टिव डायरेक्टरी हो सकती है। तो वो जितने भी सर्वर्स होते हैं उनको सेव करता है क्लाउड फायरवॉल, अगर हमने क्लाउड के ऊपर होस्ट कर रखे हैं फायर सॉरी होस्ट कर रखे हैं सर्वर्स। तो उनको सेव कौन करता है? क्लाउड बेस्ड फायरवॉल। तो यहाँ पे क्लाउड बेस्ड फायरवॉल में भी काफी टाइप के फायरवॉल आते हैं, जैसे कि पालो अल्टो आता है, फोर्टिगेट आता है, चेक पॉइंट आता है। तो ऐसे ही और भी कंपनी के फायरवॉल आप ले सकते हैं क्लाउड के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए एक चीज होती है, जो मेन डिफरेंस है इनके अंदर हार्डवेयर फायरवॉल में और क्लाउड बेस्ड फायरवॉल में। जो हार्डवेयर फायरवॉल होता है इसके अंदर हमारी कुछ हार्डवेयर एक्सेलरेशन के लिए चिप्स होती है, जो हमारी हार्डवेयर की कैपेसिटी को बढ़ाता है। जो भी हमारा डेटा आता है प्रोसेस होने के लिए फायरवॉल के ऊपर, तो उनको काफी तेजी से प्रोसेस करता है। कुछ इनबिल्ट एक्सेलरेशन वाली चिप्स होती है हमारी। बट ये जो चिप्स होती है हमारी फिजिकल हार्डवेयर के अंदर अवेलेबल जो होती हैं, वो हमारी क्लाउड बेस्ड फायरवॉल में नहीं होती। तो रिकमेंड यही करता है, जब जब भी आप अपने एनवायरनमेंट में कोई फायरवॉल लगाते हैं तो वो आप हार्डवेयर ही लगाइए, हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल लगाए, ना कि वीएम बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे वीएम वीएम का मतलब क्या है। जैसे कि हमारा वीएम वेयर होता है, ESXi सर्वर होता है, तो वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, वीएम होस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वर्चुअल फायरवॉल आते हैं, तो इनको भी हम होस्ट कर सकते हैं अपने वीएम वेयर के अंदर, या अपने सिट्रिक्स के एनवायरनमेंट के अंदर। बट जो रिकमेंडेड होता है वो हार्डवेयर बेस्ड होता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी तेज होती है। बट ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पर, आप कैसे अपने एनवायरनमेंट के अंदर फायरवॉल को होस्ट करना चाहते हैं। बट क्लाउड पे क्या है, क्लाउड पे आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो क्लाउड पे तो आपको क्लाउड बेस ही यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस यही चीज़ें होती है जो आपकी 40 चिप होती है 40 गेट के अंदर, वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है आपके क्लाउड बेस्ड फायरवॉल पर और वर्चुअल फायरवॉल्स पर। और देखिए यहाँ पे इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या काम होता है फायरवॉल का। एक तो फायरवॉल क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है डेटा को, और कंपेयर करता है उनको सेट ऑफ रूल से। जो भी हमने रूल बना रखे हैं किसी भी सोर्स से रिलेटेड, डेस्टिनेशन से रिलेटेड, कोई सर्विस होगी, सपोज करिए सोर्स हो गया हमारे यहाँ पे 1111, डेस्टिनेशन हो गया 2222। तो ऐसे ही आपके यहाँ पे कंपनी के नेटवर्क होंगे, और सर्विस आपने लगा लीजिए यहाँ पे 443 होगी, उसको अलाउ कर रखा है, डिनाई कर रखा है। तो जो भी आपने रूल क्रिएट कर रखे हैं, उसके बेसिस पे क्या करेगा आपका फायरवॉल, अलाउ करेगा या फिर उसको ब्लॉक करेगा ट्रैफिक को। इसके बाद स्टेटफुल इंस्पेक्शन में, स्टेटफुल इंस्पेक्शन में क्या होता है, ट्रैक करता है जो भी हमारी कनेक्शन होते हैं, हमारे सेशन क्रिएटेड होते हैं, उनको ट्रैक करता है फायरवॉल। उनके बेसिस पे क्या करता है, ऑनगोइंग ट्रैफिक को अलाउ करता है या उसको डिनाई करता है। यहाँ पे देखिए, दे आर पार्ट ऑफ एन ऑनगोइंग लेस्टिमेट सेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लेस्टिमेट सेशन होगा उनको चेक करेगा कि भाई उसके सेशन क्रिएटेड है या नहीं है, ऑनगोइंग है या नहीं है, उसको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। तो ये सब चीज़ें चेक की जाती है। और एक ऐसी हमारे पास प्रोक्सी एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका भी यूज होता है। इसमें क्या होता है, हमारा फायरवॉल हमारे जो एक्चुअल आईपी होते हैं उनको हाइड करता है, जिससे कि हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए, हाइडिंग द ट्रू आईपी, जो ट्रू आईपी होता है हमारा लैन का आईपी होता है, सर्वर का आईपी होता है, उसको हाइड कर लेता है। प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ एनोमिटी एंड सिक्योरिटी, तो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है नेट यूज करने से। अब ये अगेन सेम चीज है, कॉमन फायरवॉल फंक्शन क्या होता है,
ट्रैफिक को मॉनिटर करना, किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है, सस्पिशियस है या नहीं है। एसीएल चेक करना, जो ट्रैफिक आता है सोर्स और डेस्टिनेशन और सर्विस के बिहाफ पर उसको अलाउ करना है या डिनाई करना है। फिर अलर्ट भी सेंड करता है हमारा फायरवॉल। इफ अनयूजुअल और सस्पिशियस बिहेवियर इज डिटेक्टेड, फायरवॉल कैन सेंड द अलर्ट टू द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर सकता है, अलर्ट सेंड कर सकता है। अब वाई फायरवॉल आर इम्पोर्टेंट, फायरवॉल क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्या करता है, प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को। जैसे कि हमारे कुछ हैकर्स होते हैं जो आउटसाइड द नेटवर्क होता है, हमारे नेटवर्क पर अनऑथराइज तरीके से हिट करते रहते हैं और एक्सेस लेने के लिए ट्राई करते हैं हमारे नेटवर्क में। उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है, एक्सटर्नल थ्रेट्स को ब्लॉक करता है। इसके बाद आता है कंट्रोलिंग द ट्रैफिक, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है प्राइवेसी को। दे सेफगार्ड सेंसिटिव डेटा फ्रॉम बीइंग एक्सपोज टू अनऑथराइज्ड यूजर, कि भाई हमारा कोई डेटा एक्सपोज ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए, ये तो SP3 आर्किटेक्चर आ गया, ये हमारा पालो अल्टो के अंदर यूज होता है। इसके बाद आता है फोर्टिगेट हार्डवेयर। फोर्टिगेट हार्डवेयर में क्या होता है यहाँ पे, जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, वो हमने लास्ट वीडियो में, लास्ट वाली क्लास में जो डेमो क्लास 1 थी उसमें डिस्कस किया था, वो आप देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा दोबारा से उसको पूरे तरीके से रिपीट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए, फोर्टिगेट का हार्डवेयर आर्किटेक्चर है। हार्डवेयर आर्किटेक्चर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है। सीपीयू क्या होता है, कस्टम हार्डवेयर डिजाइन टू डिलीवर हाई परफॉर्मेंस। जो हमारे जनरल टाइप के प्रोसेस होते हैं उनको कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू करता है। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू हमें डिलीवर करता है हाई परफॉर्मेंस। सीपीयू के थ्रू हमारा डेटा प्रोसेस किया जाता है। मैनी मॉडल्स इनकॉर्पोरेट फोर्टिनेट 40 तो यहाँ पे 40 गेट के अंदर क्या होता है, 40 एजिक की भी चिप होती है। 40 एजिक का मतलब क्या है, यहाँ पे 40 एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये चिप्स भी होती है कुछ जो हमारे हार्डवेयर फायरवॉल के अंदर होती है। और इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी टास्क होते हैं हमारे, उनको ऑफलोड करता है। जैसे कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, वो किसके थ्रू हैंडल किया जाता है, वो 40 एसिक चिप के थ्रू यूज हैंडल किया जाता है। डिक्रिप्शन करता है आईपीएस, आईपीएस भी हमारा नेटवर्क का पार्ट होता है। इससे रिलेटेड जो भी ट्रैफिक आता है वो भी हमारा 40 एसिक चिप के थ्रू ही प्रोसेस किया जाता है, वीपीएन से रिलेटेड। और भी जो भी हमारे नेटवर्क से रिलेटेड टास्क होते हैं उनको परफॉर्म कौन करता है, 40 एसिक। तो ये हमारी 40 एसिक क्या है, एक्सलेशन चिप होती है हमारे, जो काफ़ी फास्ट तरीके से हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। इसके बाद रैम आता है। रैम का आपको पता ही है, रैम क्या होता है, यूज टू हैंडल एक्टिव कनेक्शन। ये एक्टिव कनेक्शन को हैंडल करने के लिए रैम यूज किया जाता है। एंड सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क, जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क होते हैं उनको हैंडल करता है रैम। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेसिस। नेटवर्क इंटरफेसिस होते हैं हमारे फायरवॉल के अंदर। सीपीयू होता है, रैम होती है, नेटवर्क इंटरफेसिस होते हैं। नेटवर्क इंटरफेसिस क्या होता है, मल्टीपल पोर्ट होते हैं हमारे फायरवॉल के अंदर। कोई लैन के लिए हम स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे, कोई हमारा वैन के लिए काम करेगा पोर्ट, कोई डीएमजी के लिए काम करेगा। कई बार हम क्या करते हैं, काफी पोर्ट्स को मिला के एक ग्रुप बना देते हैं, जोन क्रिएट कर देते हैं। जोन के अंदर हम पोर्ट्स को ऐड कर देते हैं एज ए लैन जोन या वैन जोन। वो चीजें हम कर सकते हैं नेटवर्क इंटरफेसिस की हेल्प से। दिस कैन बी इथरनेट, फाइबर और अदर इंटरफेसिस बेस्ड ऑन द मॉडल। और ये इंटरफेसिस क्या होते हैं, मॉडल के ऊपर बेस्ड करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एसएफपी इंटरफेस भी हो सकते हैं, इथरनेट पोर्ट भी हो सकता है, फास्ट इथरनेट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल। किसी किसी मॉडल में आपने देखा होगा कि फाइबर पोर्ट नहीं आता है। कुछ ऐसे मॉडल्स होता है जिनमें आपको यूएसबी भी मिलेगा, जिसमें आप बैकअप ले सकते हो या फर्मवेयर को अपलोड करना है उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो उस यूएसबी को। इसके बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज हमारा यूज होता है फोर्टिगेट के अंदर लॉग्स को स्टोर करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन एंड लॉग्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोरेज होता है। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, 40 OS सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो एक्चुअली हम जब भी हार्डवेयर लेते हैं, तो हार्डवेयर लेते हैं तो सबसे पहले हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस होगा। हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर क्या होगा, 40 OS होगा यहाँ पे।
FortiOS। FortiOS इंस्टॉल होगा। FortiOS के ऊपर क्या होता है? FortiOS के ऊपर होता है हमारे यूटीएम फीचर। यूटीएम फीचर में कौन कौन से आते हैं? हमारे आ जाते हैं, एंटीवायरस आ जाता है, आईपीएस आ जाता है, वेब फिल्टरिंग आ जाता है, यूआरएल फिल्टरिंग आ जाता है, एप्लीकेशन कंट्रोल आ जाता है। तो ये सब क्या होता है? ये हमारे यूटीएम के फीचर होते हैं। वीपीएन मॉड्यूल आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने डिफाइन भी कर रखा है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, वेब फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंटीवायरस एंड मालवेयर। तो ये सब क्या होता है? हमारे यूटीएम के फीचर होते हैं। पहले हार्डवेयर होगा, फिर हार्डवेयर के अंदर हमारे कुछ चिप्स होंगे, इनबिल्ट चिप्स होंगे, जो हमने अभी डिस्कस किया हार्डवेयर आर्किटेक्चर के बारे में। उसके बाद 40 OS इंस्टॉल होता है हमारे हार्डवेयर डिवाइस के ऊपर। और हार्डवेयर डिवाइस के बाद यहाँ पे हमारे कुछ यूटीएम फीचर होते हैं। यूटीएम फीचर कहाँ से अपडेट होता है? हमारे फोर्टीगार्ड से अपडेट होता है। फोर्टीगार्ड क्या होता है? एक हमारा डेटाबेस होता है फोर्टीगेट का, जहाँ से हमारे जितने भी यूटीएम्स होते हैं, ये लाइसेंस होता है, लाइसेंस अपडेट होता है, एंटीवायरस का डेटाबेस अपडेट होता है, सिग्नेचर्स अपडेट होते हैं, वेब फिल्टरिंग जो है वो अपडेट होता है। और जो सैंडबॉक्स है, सैंडबॉक्स भी रन करने के लिए हमारे पास फोर्टीगार्ड यहाँ पे अपडेटेड होना चाहिए, मतलब सिंक होना चाहिए। और फोर्टीगार्ड कब सिंक होगा हमारे फायरवॉल में? वो जब ही होगा जब आपने लाइसेंस ले रखा होगा। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा, यहाँ पे देखते हैं, ये हमने डिस्कस कर ही लिया था पहले भी, दोबारा मैं बता देता हूँ कि सिक्योरिटी प्रोसेसिंग। सिक्योरिटी प्रोसेसिंग में क्या होता है? uses the FortiASIC processor to accelerate security services। अब सिक्योरिटी प्रोसेसिंग में क्या होता है? जो FortiASIC चिप होती है ना, वो यूज होती है। FortiASIC प्रोसेसर, जैसे हमारा सीपीयू होता है, वैसे ही हमारा FortiASIC प्रोसेसर होता है हमारे हार्डवेयर के अंदर, जिसका काम होता है सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज को एक्सलेट करना, उनको तेज करना, उसको फास्ट तरीके से प्रोसेस करना। जैसे कि फायरवॉल रूल, वीपीएन, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, ये सब चीजें किसके थ्रू हैंडल की जाती है? FortiASIC के थ्रू। एंड प्रोवाइड हार्डवेयर एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस। ये तो हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रोसेसिंग। इसके बाद पॉलिसी इंजन होता है हमारा। पॉलिसी इंजन क्या करता है? हैंडल सिक्योरिटी पॉलिसीज सच एज ट्रैफिक फिल्टरिंग, एक्सेस कंट्रोल एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। ये सब चीजें हैंडल की जाती है पॉलिसी इंजन के थ्रू। इसके बाद आता है हमारा फायरवॉल इंजन। फायरवॉल इंजन क्या हैंडल करता है? प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटफुल फायरवॉल रूल, ensuring that traffic is इंस्पेक्टेड एंड फिल्टर्ड बेस्ड ऑन द डिफाइंड रूल। तो ये काम होता है हमारा फायरवॉल इंजन का। इसके बाद आता है वीपीएन मॉड्यूल। वीपीएन मॉड्यूल का क्या काम होता है? ये वीपीएन को सपोर्ट करता है। एसएसएल वीपीएन होता है, आईपीसेक वीपीएन होता है। तो ये सब किसके अंदर काम करता है? वीपीएन के मॉड्यूल के अंदर काम करते हैं। और वीपीएन का आपको पता ही होगा क्या यूज होता है। वीपीएन के थ्रू हम अपने पब्लिक नेटवर्क से अपने ऑफिस नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं सिक्योरली। इसके बाद आता है आईपीएस, एनालाइज नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सस्पिशियस एक्टिविटी एंड ब्लॉक मलेशियस ट्रैफिक। तो इसका काम होता है सस्पिशियस एक्टिविटी को मॉनिटर करके उनको ब्लॉक करता है, और जो भी हमारी मलेशियस एक्टिविटी है उनको भी ब्लॉक करता है। सस्पिशियस एंड मलेशियस एक्टिविटी। वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग में हमें किसी यूआरएल को अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को अलाउ करना, ब्लॉक करना है। जैसे कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर क्या क्या आता है? फेसबुक आता है, इसके बाद इंस्टाग्राम आता है। तो ये सब चीजें जो जो हमारी सोशल मीडिया के अंदर आती है, उन सबको हम ब्लॉक कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं सोशल मीडिया कैटेगरी के थ्रू। और ऐसी हमारे न्यूज़ से रिलेटेड आती है, जैसे कि आज तक होता है, एनडीटीवी हो गया, या और जो भी हमारे चैनल्स होते हैं या एप्लीकेशन होती है, उन सबको ब्लॉक कर सकते हैं वेब फिल्टरिंग के थ्रू। ऐसी एप्लीकेशन कंट्रोल होता है। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है? ये मॉनिटर एंड कंट्रोल एप्लीकेशन रनिंग ऑन द नेटवर्क। तो इसका काम होता है कि जो भी हमारे नेटवर्क के अंदर एप्लीकेशन यूज हो रही है, उनको कंट्रोल करना और मॉनिटर करना, किस टाइप की एप्लीकेशन है, किस टाइप की एप्लीकेशन नहीं है, कौन सी नोन है, कौन सी अननोन है। तो ये सब चीजें एप्लीकेशन कंट्रोल के थ्रू होती है, एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं। इसके बाद एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर। स्कैन फॉर ब्लॉक वायरसेस एंड अदर टाइप ऑफ मालवेयर इन रियल टाइम। जो भी रियल टाइम में हमारे वायरसेस होते हैं, उनको स्कैन करता है और ब्लॉक करता है अकॉर्डिंगली।
तो ये काम होता है हमारा एंटीवायरस का। इसके बाद ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपिंग से हम क्या करते हैं, हेल्प प्रायोरिटाइज नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ सर्विस। जो हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होती है उनको इंश्योर करते हैं भाई, कौन सी एप्लीकेशन के लिए हमें कितना ट्रैफिक देना है, कौन से सोर्स को कितना एमबी अलाउ करना है। तो ये सब चीजें हम जो है परफॉर्म कर सकते हैं ट्रैफिक शेपिंग के थ्रू। तो कौन सा इंटरफेस है हमारा, मान लो पोर्ट 1 है तो उसको हमें कितनी स्पीड देनी है, या किसी आईपी पर कितनी डाउनलोडिंग की स्पीड इंश्योर करनी है। तो ये सब चीजें हम ट्रैफिक शेपिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद आता है FortiGate फायरवॉल मोड्स। अब कितने मोड्स होते हैं हमारे फायरवॉल के अंदर। पहला होता है ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है, यहाँ पे टोटल 3 टाइप के मोड है हमारे, ट्रांसपेरेंट मोड, नाइट मोड, एचए मोड। अब ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है देखिए, फोर्टिगेट ऑपरेट्स एज ए ब्रिज। ब्रिज की तरह काम करता है हमारा फोर्टिगेट। यहाँ पे हम कोई भी आईपी असाइन नहीं करते, अलाउइंग ट्रैफिक टू पास थ्रू विदाउट मॉडिफाइंग द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइसेज। अब ट्रांसपेरेंट मोड में देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपका मान लीजिए एग्जिस्टिंग नेटवर्क में राउटर है, राउटर के बाद यहाँ पे आपका स्विच हो गया, L3 स्विच हो गया या L2 स्विच हो गया। अब इन नीचे यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पे भी एक कंप्यूटर होगा, और ये इनकी ऐसे कनेक्टिविटी होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा इंटरनेट कनेक्ट होगा। इंटरनेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी फायरवॉल डिवाइस नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक फायरवॉल लगा सकते हैं विदाउट एनी नेटवर्क में चेंजेस करें, जहाँ पे हमें आईपी असाइन नहीं करनी, और डायरेक्ट हम इंटरफेसिस यहाँ पे अनेबल कर सकता है। भाई ये वाला इंटरफेस है, सपोज करिए पोर्ट ए और ये पोर्ट बी, तो इन दोनों के बीच में हम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, किस टाइप का ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, किस टाइप का ट्रैफिक ब्लॉक होना चाहिए, और मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रैफिक को। तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट मोड में। ट्रांसपेरेंट मोड में क्या होता है बेसिकली, विदाउट एनी चेंजेस इन द नेटवर्क वी कैन प्लेस द ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। इसके बाद आता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन मोड। तो यहाँ पे एक L3 मोड होता है, जब हम देखेंगे गेट सिस्टम स्टेटस तो उसमें दिखाएगा आपका L3 मोड, नेट मोड। नेट मोड और L3 मोड दोनों एक ही है। तो नेट मोड यहाँ पे दिखाएगा, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो फायरवॉल यूज हो रहा है वो L3 मोड में हो रहा है, जहाँ पे हम आईपी असाइन कर सकते हैं। L3 का मतलब क्या होता है भाई, आईपी, जहाँ पे हम आईपी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फायरवॉल को हम L3 मोड में लगा सकते हैं, नेट मोड में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एचए। एचए हम कब यूज करते हैं, यहाँ पे 2 टाइप के एचए होंगे जब हम पढ़ेंगे आगे जाके, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एक्टिव और एक्टिव पैसिव। तो यहाँ पे 2 टाइप के मोड होंगे। अब सपोज करिए एक फायरवॉल हमारा फेल हो जाता है, या तो पावर के कारण या केबल फेलियर के इशू के कारण, जो भी कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो ट्रैफिक है दूसरे फायरवॉल से पास होगा। यहाँ पर हम फायरवॉल को फेल ओवर केस में लगा सकते हैं, और रिडंडेंसी के बेसिस पर भी लगा सकते हैं, और हमारा जो लोड शेयरिंग का काम होता है वो भी हम करवा सकते हैं एचए के मोड में, कि भाई 50% लोड आपका फायरवॉल ए से जाए, 50% आपका फायरवॉल बी से जाए। तो ये सब चीज़ें हम फायरवॉल से करा सकते हैं। आई अवेलेबिलिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलाउज मल्टीपल FortiGate यूनिट टू वर्क टुगेदर फॉर रिडंडेंसी एंड स्केलेबिलिटी। तो ये तो होता है हमारा एचए मोड। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए FortiGate अप्लायंसेस के बारे में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे अगर मैंने नोट कर रखा है तो देख लेते हैं। इसको हम लेटर ऑन देखते हैं, और इससे पहले हम कवर करते हैं अपने FortiGate अप्लायंसेस। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्टी मैनेजर की बात करते हैं, जो मेन हमारा होने वाला है इस कोर्स में। मतलब कि हम थ्योरेटिकल, जो प्रैक्टिकल है वो नहीं दिखा पाएंगे, बट मैं यूज केसेस बता देता हूँ इसका। जो फोर्टी मैनेजर आता है FortiGate का, तो उसका काम क्या होता है, मैनेज ऑल फोर्टीनेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए सेंट्रलाइज कंसोल।
इसका मतलब ये है, सपोज करिए आपके पास 50 लोकेशन है। 50 लोकेशन कहने का मतलब है आपने किसी कंपनी का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, हैंडल कर रहे हैं नेटवर्क को। ये आपके पास मल्टीपल लोकेशंस हो गए यहाँ पर। ये आपके पास मल्टीपल फायरवॉल हो गए, और बीच में आपने लगा दिया एक पोर्टी मैनेजर, FMG। ये सारे के सारे आपने क्या करना है, आपस में कनेक्टेड करवाने हैं। अभी कनेक्टेड कैसे होता है, जो भी आपके FortiGate के फायरवॉल हैं, वहां पे आप क्या करोगे, उसमें एक एंट्री करोगे। पहले तो कनेक्टिविटी बनाओगे, आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए फोर्टी मैनेजर के साथ। या तो यहाँ पे भी आपने, जहाँ पे ये फोर्टी मैनेजर रखा हुआ है, वहां पर क्या होगा, एक फायरवॉल होगा। उस फायरवॉल से आप VPN बनाएंगे अपने फायरवॉल्स के साथ। और जो आपका एक ये हब लोकेशन पे फायरवॉल होगा, उसके साथ आपका फोर्टी मैनेजर कनेक्टेड होगा। और फिर क्या करेंगे, ये जितने भी आपके फायरवॉल हैं, इन फायरवॉल के नीचे देखिए एक नेटवर्क भी होता है आपका ना, यहाँ पे कनेक्टेड होंगे यूजर। यहाँ पे भी ऐसे आपके पास मल्टीपल स्विच के नीचे मल्टीपल यूजर कनेक्टेड होंगे। तो ऐसे मैं ये यहाँ पे सारे फायरवॉल्स के अंदर या सारी लोकेशन के अंदर नहीं दिखा रहा हूँ आपको बना के, ये तीन काफी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, आपने सिक्योरिटी फैब्रिक के अंदर हमारे पास सेटिंग होती है जहाँ पे हम IP डालते हैं फोर्टी मैनेजर का। तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी फायरवॉल है वो सारे के सारे सिंक हो जाएंगे फोर्टी मैनेजर। जब ये सारे के सारे आपस में सिंक हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, फोर्टी मैनेजर के अंदर इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है हमारी फोर्टी मैनेजर में। अगर सपोज करिए कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट कर ली, उसके बाद हमें क्या करना है, सपोज करिए यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, यूजर एक ही सेंट्रलाइज लोकेशन पे बैठे बैठे हम सारे के सारे फायरवॉल पर पुश कर सकते हैं वो कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पर सपोज करिए आपके पास फोर्टी मैनेजर नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपको इंडिविजुअली जाके सारे के सारे फायरवॉल्स पर, तो आपको क्या करना पड़ रहा है, यूजर क्रिएट करना पड़ रहा है, कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ रही है, ACL क्रिएट करना पड़ रहा है, आपको पासवर्ड सेट करने पड़ रहे हैं, VPN बनाने पड़ रहे हैं, फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ रहा है, लॉग्स चेक करने पड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें लॉग्स के लिए हमारे पास फोर्टी एनालाइजर आता है, उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को पुश करने के लिए हम यूज करते हैं फोर्टी मैनेजर। तो अब यहाँ पे देखिए इससे क्या फायदा हो रहा है हमारा, जो मिनिमाइज एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स। अब इससे क्या होगा, हमारा काम कम हो गया, कि भाई जो जो चीज़ें आपको इंडिविजुअली फायरवॉल पर जा जाके काम करना पड़ रहा है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेगी। सेंट्रलाइज लोकेशन पे आपने एक यूज़र क्रिएट किया और उसको आपने पुश कर दिया सारी फायरवॉल पर। यहाँ पे तो ये एग्जांपल दो चार पांच फायरवॉल का है, अगर दो चार पांच फायरवॉल होती है वहाँ पे आप इंडिविजुअली कर सकते हो। अगर सपोज करिए यहाँ पे आपको 50 से 100 लोकेशन है, तो वहाँ पे आपको डिफिकल्टीज होती है। तो उस केस में हम यूज करते हैं फोर्टी मैनेजर। अभी देखिए यहाँ पे कलेक्ट ऑल डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, हमारे जितने भी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारे फोर्टी मैनेजर पे आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगर डिप्लॉय चेंजेस एंड मेंटेन डिवाइसेस, डिवाइस को मेंटेन करता है, कॉन्फ़िगरेशन को हम डिप्लॉय कर सकते हैं, चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे फोर्टी मैनेजर के थ्रू होती है। इसके बाद आता है फोर्टी मेल। अब फोर्टी मेल का मतलब का काम क्या होता है, मल्टी लेयर ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मल्टीपल फिल्टरिंग मैकेनिज्म होता है, IP एड्रेस के बेसिस पर फिल्टरिंग कर सकता है, ईमेल एड्रेस के बेसिस पर कर सकता है। और कोई भी ID आती है या स्पैम ईमेल आती है, उनको अलाउ या ब्लॉक कर सकता है। या कोई ब्लॉक हो रही है ID, उसको वाइट लिस्ट कर सकते हो आप, बाय डिफॉल्ट कोई स्पैम में जा रही है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं फोर्टी मेल के थ्रू। डेडिकेटेड ईमेल स्पैम फिल्टरिंग होता है, ये डेडिकेटली डेडिकेटेड डिवाइस आता है हमारा ईमेल स्पैम की फिल्टरिंग के लिए। क्वारंटाइन करता है एंड आर्काइविंग करता है। जैसे आपने ईमेल, आपने देखा होगा अपनी कंपनी में कोई भी आपने ईमेल सर्वर ले रखा होगा, या तो Office 365 से ले रखा होगा, या आपने लोकली होस्ट कर रखा होगा कोई ईमेल सर्वर, या और भी काफ़ी टाइप की कंपनियां आती हैं जो अपने ईमेल सर्वर प्रोवाइड करती है, और उस पर आप अपना ईमेल का डेटाबेस रखते हैं। तो वहां से आप क्या करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, डिसेबल कर देते हैं किसी की ईमेल ID, पासवर्ड रिसेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ईमेल सर्वर के थ्रू होती हैं। तो ऐसे ही हमारे पास फोर्टी ईमेल आता है, फोर्टी ईमेल से भी यही होता है, ईमेल स्पैम को हम रोक सकते हैं, फिल्टरिंग करवा सकते हैं, ईमेल को क्वारंटाइन करवा सकते हैं, आर्काइविंग करवा सकते हैं, यूजर बेस्ड क्वारंटाइन हो सकता है। तो ये सब चीजें हमारी
40 मेल के थ्रू होती है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है, सॉरी, 40 एनालाइजर। 40 एनालाइजर में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने अभी 40 मैनेजर के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे 40 मेल है। 40 मेल से क्या होता है, सेंट्रलाइज एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग। एक मिनट देना। हेलो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है 40 एनालाइजर के अंदर, सेंट्रलाइज्ड एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, aggregate log data from multiple devices, comprehensive view of network usage, discover and address security vulnerability, quarantine and content archiving। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने अभी 40 मैनेजर के बारे में पढ़ा था। 40 मैनेजर हो गया, यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन हो गई, ये आपका एक फायरवॉल हो गया, ये आपका फायरवॉल 2 हो गया, ये आपका फायरवॉल 3 हो गया, ये फायरवॉल 4 हो गया। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल फायरवॉल्स हो गए अलग अलग लोकेशन पर। कोई साउथ अफ्रीका में, कोई इंडिया में, कोई आपका न्यूजीलैंड में होगा, तो ऐसे में आपके पास मल्टीपल लोकेशन हो गई। तो यहाँ पे ये 40 एनालाइजर, 40 एनालाइजर से क्या कर सकते हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं इन सब के लोग्स आप कहाँ देख सकते हैं, अपने 40 एनालाइजर के पास। तो ये जितने भी रिपोर्टिंग का काम होता है, ये काम होता है हमारा 40 एनालाइजर का। रिपोर्टिंग करता है, एनालिसिस करता है, और जो लोग्स हैं उन सबको एक ही लोकेशन पर दिखाता है, मल्टीपल डिवाइसेस के लोग्स दिखाता है। अब यहाँ पे देखिए, क्वारंटाइन एंड कंटेंट आर्काइविंग भी करता है ये, और जो भी वनरेबिलिटी रिलेटेड रिपोर्ट है वो भी सेंड कर सकता है। और यहाँ से मतलब कि काफ़ी एडवांस टाइप से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, एक बेनिफिट और देखिए। अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, हर लोकेशन पे सपोज करिए इस लोकेशन से कुछ इश्यू आया किसी यूजर का, कि भाई कोई एप्लीकेशन है वो ब्लॉक हो रही है, काम नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे। वैसे नॉर्मल वे में हम देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, इस वाले फायरवॉल पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करेंगे, वीपीएन कनेक्ट करेंगे, या हम ऑफिस में बैठे होंगे, ऑफिस के सिस्टम का एक्सेस लेंगे और वहां से अपने एनालाइजर को, एनालाइजर नहीं, फायरवॉल को एक्सेस करेंगे। फायरवॉल को एक्सेस करने के बाद उसमें लॉग चेक करेंगे और ट्रबल शूट करेंगे क्या इशू है, फिर अलाउ करते हैं। अब यहाँ पे एनालाइजर में क्या होता है, एनालाइजर से आप एक ही लोकेशन पे बैठे बैठे, और जितने भी आपके मल्टीपल लोकेशन है उन सब का डेटा या लोग्स वो सारे के सारे देख सकते हैं एक ही लोकेशन पर 40 एनालाइजर से। वहां से सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और सर्विस का फिल्टर लगाएंगे और डायरेक्टली आपको व्यू आ जाएगा अपने, जो इस वाली लोकेशन है इस डिवाइस का। आप देख सकेंगे जो भी आपके लोग्स होंगे, क्या अलाउ हो रहा है, क्या ब्लॉक हो रहा है, क्या करना है मुझे। जब आप एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ भाई एप्लीकेशन ब्लॉक हो रही है, उसको अलाउ करना है, तो आप 40 मैनेजर से पुश कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसी क्रिएट करके, या फिर आप लोकली मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपके पास 40 मैनेजर नहीं है तो ये सब बेनिफिट होता है हमारे 40 एनालाइजर के। अब कोई भी रिपोर्टिंग आपको जनरेट करनी है तो वो आप कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी रिपोर्टिंग्स होती है जो हम फायरवॉल से नहीं कर सकते, लोग्स डाउनलोड नहीं कर सकते, वो हम कहाँ से कर सकते हैं, 40 एनालाइजर से। और यहाँ से एक बेनिफिट हो रहा है, आपको अलग अलग लोकेशन पे जाके हर बार फायरवॉल लॉगिन नहीं करना पड़ रहा है लोग्स चेक करने के लिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक ही लोकेशन से बैठे बैठे सारे लोग्स को चेक कर सकते हैं। एक ऐसी हमारा 40 ब्रिज आता है, इसका क्या क्या काम होता है, ऑटोमेटिकली ब्रिज नेटवर्क ट्रैफिक, रीराउटिंग नेटवर्क ट्रैफिक अराउंड इनलाइन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इवेंट ऑफ ए पावर आउटेज और सिक्योरिटी फॉल्ट। ये हमारा ब्रिज की तरह काम करता है नेटवर्क में। तो ये आता है हमारा 40 ब्रिज। ऐसे हमारा 40 डीबी आता है, ये मैं अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। जो हमारा मेन है ना यहाँ पे देखने लायक, एक तो 40 एनालाइजर है, ये नेटवर्क से रिलेटेड होता है, 40 मैनेजर आता है, 40 क्लाइंट आता है, 40 सिम आता है। तो ये सब चीज़ें हमारी नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं। जो 40 स्कैन होता है, 40 स्कैन का क्या काम होता है, इंटीग्रेट एंड पॉइंट वनरेबिलिटी मैनेजमेंट, कंप्लायंस, पैच मैनेजमेंट, रिमीडिएशन, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। तो ये सब काम किसके थ्रू होता है, 40 स्कैन के थ्रू। अब ये क्या करता है, 40 स्कैन एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ये सॉफ्टवेयर किस में इंस्टॉल हो जाएगा, हमारे सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर
इंस्टॉल हो जाएगा। और वहां से हम क्या करेगा, ये वनरेबिलिटी की रिपोर्ट भेजता रहेगा, या कोई कंप्लाइंस इश्यू हो रहा है वो सब भेजता रहेगा, भाई ये कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रहा है, इसका एंटीवायरस डिसेबल है, या हमारा कोई अपडेट आया है वो अपडेट नहीं हुआ है इस सिस्टम के अंदर, तो आप पैच भेजिए। तो ये पैचिंग वगैरह आप कर सकते हैं इसके थ्रू। और जो कोई भी वनरेबिलिटी होते है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं 40 स्कैन के थ्रू। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद आता है 40 ब्रिज, ये हमने देख ही लिया। 40 डीबी आता है। डीबी क्या होता है? डेटाबेस। डेटाबेस के लिए होता है, जैसे ईआरपी के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर सिक्योर डेटाबेस एंड एप्लीकेशन सच एज ईआरपी, सीआरएम एंड एससीएम। ये सॉल्यूशन होता है इनको सिक्योर करने के लिए, ईआरपी एंड सीआरएम एंड एससीएम को, इन सबको सिक्योर करने के लिए हमारे पास आता है 40 डीबी। एड्रेस वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग, डेटा लॉस प्रिवेंशन, ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस। तो ये सब चीज़ें हम 40 डीबी के थ्रू कर सकते हैं। और इसके बाद 40 डीबी के बाद आता है हमारे पास 40 क्लाइंट। 40 क्लाइंट का बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों। यहाँ पे एंड पॉइंट सिक्योरिटी फॉर डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के लिए यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, मोबाइल डिवाइसेस में यूज होता है। कोई भी आपका डाउट है वो आप पूछ लो, अगर कोई इशू है तो आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये डेस्कटॉप में यूज होता है, एक एप्लीकेशन होती है 40 क्लाइंट। 40 क्लाइंट का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? इसको इंस्टॉल करने के बाद हम एक तो अपना वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं, एसएसएल वीपीएन, आईपीसेक की तरह यूज कर सकते हैं इसको, डायल अप वीपीएन यूज कर सकते हैं, एंटीवायरस की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपने एंड पॉइंट मैनेजमेंट सिस्टम इसका लाइसेंस ले रखा है तो इससे हम एंटीवायरस का भी काम करवा सकते हैं। आपने देखा होगा, आपने अपनी कंपनी में एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखते हैं, क्विक हिल का हो गया, अवस्ट का हो गया, या कोरटेक्स हो गया, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आप इंस्टॉल करके रखते हैं वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर को या नेटवर्क को। तो ये एंटीवायरस की तरह काम करवा सकते हैं। अब इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका FortiGuard के थ्रू ये अपडेट होती है एप्लीकेशन आपकी, और इसके लिए आपको अलग से लाइसेंस लेना पड़ता है। और जो हमारा एक एंटीवायरस और होता है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एंटी वायरस एक हमारा फायरवॉल के लिए, फायरवॉल के अंदर होता है, और एक होता है हमारा एंटीवायरस सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये हम सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं, और ये वाला एंटीवायरस हमारा फायरवॉल के अंदर। जो फायरवॉल के ऊपर हमारे पास एंटीवायरस होता है उसका काम होता है नेटवर्क में जितने भी वायरस से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है ओवर द नेटवर्क, उस उससे प्रोटेक्ट करना। जो भी वायरसेस होते हैं उनको नेटवर्क में आने से ब्लॉक करना। और ये एंटीवायरस का काम क्या काम होता है? जो हमारे सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर अगर कोई वायरस होता है, सिस्टम के अंदर वायरस जो होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करवाना। क्योंकि देखिए, जो भी आपके सिस्टम के अंदर वायरस है वो आपने यूएसबी के अंदर ले लिया सपोज करिए, और वो यूएसबी आपने दूसरे सिस्टम में लगा दी, तो उस केस में क्या होगा? दूसरे सिस्टम में वायरस आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में हमारा जो फायरवॉल के ऊपर एंटीवायरस होता है वो प्रोटेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ नेटवर्क में प्रोटेक्ट करता है। अगर नेटवर्क में कोई वायरस आ रहा है उससे सिक्योर करता है। और ये वाला एंटीवायरस हमें एंड पॉइंट सिस्टम में इंस्टॉल करके हम एंड पॉइंट सिस्टम को सिक्योर करते हैं। अगर कोई यहाँ पे इस वाले सिस्टम में वायरस है तो यहाँ पे हम 40 क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, और एंटीवायरस की सर्विसेज होगी हमारे पास, वो क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा और वायरसेस को रिमूव कर देगा, जिससे कि हमारे नेटवर्क में स्प्रेड ना हो। क्योंकि देखिए, फायरवॉल का भी यूज होता है जब हमारा फायरवॉल पे कोई ट्रैफिक आता है। अगर सपोज करिए यहाँ पे स्विच है, और स्विच से आपका ये सिस्टम कनेक्टेड है, और ऐसे ही आपके मल्टीपल सिस्टम कनेक्टेड है। अगर आपका एंड पॉइंट में कोई सिस्टम है जिसके अंदर वायरस है, तो उससे क्या होगा? आपका एंड पॉइंट में कैसे जाएगा ट्रैफिक? आपका ट्रैफिक जाएगा, यहाँ से वायरस चला गया इस वाले सिस्टम में, इस वाले से चला गया इसमें, या इससे इसमें आ गया, तो इस तरीके से आपका वायरस घूमता रहता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो भी आपका ट्रैफिक है वो फायरवॉल पे नहीं जा रहा है। तो इस टाइप के वायरसेस से सेव होने के लिए हमारे पास होता है फॉल्टी क्लाइंट। और वीपीएन कनेक्ट करने के लिए भी हम 40 क्लाइंट यूज करते हैं।
और इसके बाद आता है हमारे पास 40 वाईफाई एक्सेस पॉइंट होते हैं। जैसे हमारे एक्सेस पॉइंट की तरह हमारे पास 40 वाईफाई आता है। जैसे आपने सुना होगा सिस्को के एक्सेस पॉइंट, सिस्को कंट्रोलर, सिस्को वायरलेस कंट्रोलर, सिस्को के वाईफाई, अरूबा के वाईफाई, ऐसे ही आपके पास आते हैं रकस के वाईफाई आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास 40 वाईफाई आता है। ये 40 गेट का ही होता है जो हमारा सिंक हो जाता है हमारे फायरवॉल के साथ, मतलब कि इंटीग्रेट हो जाता है फायरवॉल के साथ। तो ये हम यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। 40 गेट का डेडिकेटेड डिवाइस होता है ये। और ऐसे ही हमारे पास 40 वेब आता है। इसका काम होता है प्रोटेक्ट वेब एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस साइबर थ्रेट्स। साइबर थ्रेट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 40 वेब आता है, इंक्लूडिंग अटैक्स दैट टारगेट एप्लीकेशन वनरेबिलिटी। जो एप्लीकेशन वनरेबिलिटी होती है हमारी उनको टारगेट करते हैं। सीक्वल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ये सब अटैक से सेव करने के लिए हमारे पास होता है 40 वेब। प्रोटेक्ट, बैलेंस एंड एक्सलेट वेब एप्लीकेशन। जो वेब एप्लीकेशन होते हैं उनको एक्सलेट करने में भी हेल्प करता है। डेटाबेस एंड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो ये सब चीज़ें होती है हमारी 40 वेब के थ्रू। ये स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। 40 स्विच आता है हमारे पास। 40 स्विच का क्या काम होता है? जैसे हमारे नेटवर्क में सिस्को के स्विच होते हैं, अरूबा के स्विच होते हैं, जूनिपर के स्विच होते हैं, वैसे ही हमारे पास 40 गेट का भी स्विच आता है। आप अपनी कंपनी में कैसे आपकी कनेक्टिविटी होती है नेटवर्क के साथ? यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर है। ये मैंने एग्जांपल के लिए 4-5 कंप्यूटर लगा दिए यहाँ पे। और ये आपका सिस्को का डिवाइस होता है। सिस्को या अरूबा या फिर आपका लिंक सिस्का हो सकता है, डी लिंक का हो सकता है। सिस्को स्विच के बाद आपका या तो राउटर होगा या आपका फायरवॉल होगा। तो ये हो गया आपका फायरवॉल। और फायरवॉल के बाद आपकी कनेक्टिविटी होती है इंटरनेट के साथ। तो यहाँ पे इंटरनेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हैं, सिस्को का स्विच यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 40 स्विच यूज कर सकते हैं जो सेम काम करता है। अगर आपको कोई डेटा ट्रांसफर करना है यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो आप किसके थ्रू कर सकते हैं? 40 स्विच के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको कोई नेटवर्क के ट्रैफिक भेजना है तो वो भी आप सेंड कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा 40 स्विच का। इसके बाद आता है हमारे पास 40 गेट वॉइस आता है। 40 गेट वॉइस के भी अप्लाइंसेस है। पीबीएक्स राउटर स्विच इनटू ए सिंगल इंटीग्रेटेड डिवाइस गेट। तो ये वीओआईपी गेटवे होता है जो कॉलिंग पर्पस के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद 40 एपी आता है, सिक्योर वाईफाई वायरलेस एक्सेस। 40 एपी हम यूज करते हैं। अभी हमने 40 वाईफाई पढ़ा, तो दोनों एक ही चीज़ है, कंट्रोलर और 40 गेट एपी जो डिवाइसेस आते हैं वो हम यूज कर सकते हैं। 41 आता है, ऐसे ही हमारे पास 40 सिम आता है। तो ये ऐसे मल्टीपल हमारे पास डिवाइसेस आते हैं 40 गेट के, वो हम यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क में। अगर आपको 40 गेट के ही डिवाइस लगाने हैं तो 40 गेट का नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या क्या यूज करना पड़ेगा? आपके पास हो गया 40 एपी। 40 एपी जो वाईफाई के लिए यूज होते हैं। और आपके पास हो गया 40 स्विच। ये आपका हो गया स्विचिंग के लिए। इसके बाद आता है आपका 40 वॉइस, वॉइस के लिए हो गया। 40 सिम भी आता है जो आपके कंप्लाइंसेस बताता है किस टाइप का नेटवर्क आ रहा है आपके ट्रैफिक में और अलर्ट सेंड करता है। और ऑडिटिंग पर्पस के लिए भी आपका यूज़ होता है। भाई कोई यूज़र है, यूज़र क्रिएट हुआ है, क्यों क्रिएट हुआ है, लोकल यूज़र है, तो वो सब चीज़ें हमारी कंप्लाइंस से रिलेटेड और रिपोर्टिंग से रिलेटेड, वो सब चीज़ें हम 40 सिम के थ्रू कर सकते हैं, रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे 40 मैनेजर हो गया। सेंट्रलाइज लोकेशन से हम मल्टीपल 40 गेट को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं।
फोर्टी एनालाइजर हो गया। सेंट्रलाइज लोकेशन पे बैठे बैठे हम, यानी कि सेंट्रलाइज डिवाइस से लोग मॉनिटर कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं, और वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट्स भी जनरेट करवा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारी। ये डिवाइसेस हमने अभी पढ़े, फोर्टीगेट के अप्लायंसेस आते हैं हमारे। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी में क्या, एप्लीकेशन लेवल सर्विसेज में क्या क्या काउंट होता है हमारा। एप्लीकेशन लेवल में आता है एंटीवायरस, आता है आईपीएस, आता है एंटी स्पैम, आता है वेब कंटेंट फिल्टरिंग, आता है। ऐसी हमारी नेटवर्क लेवल सर्विसेज में क्या क्या आता है, फायरवॉलिंग का काम आता है, आईपीसेक का आता है, एसएसएल वीपीएन का आता है, ट्रैफिक शेपिंग का आता है, नेटवर्किंग का आता है। तो ये सब चीज़ें आते हैं हमारे नेटवर्क लेवल सर्विस पे। मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस एनालिसिस वगैरह ये आते हैं हमारे नेटवर्क के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्टिगेट के कौन कौन से मॉडल आते हैं हमारे पास। एक सबसे मेन है, मॉडल देखने से पहले हम ये देख लेते हैं फोर्टी गार्ड। अब फोर्टी गार्ड क्या होता है। फोर्टी गार्ड जो होता है, जितनी भी हमारी सर्विसेज होती है, जैसे कि एप्लीकेशन, यूटीएम फीचर होते हैं जितने भी हमारे, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फिल्टर, वेब फिल्टर यानी कि यूआरएल फिल्टरिंग, यूआरएल फिल्टरिंग। इसके बाद आता है हमारा एंटीवायरस सिग्नेचर, एंटीवायरस सिग्नेचर। इसके बाद आ जाता है हमारा फर्मवेयर। ये जितनी भी चीज़ें हमारी अपडेट होती है, हमारे जो अपडेट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, फोर्टी गार्ड से। अगर आपका फोर्टी गार्ड सिंक नहीं है, फोर्टी गार्ड एक्टिव नहीं है आपके फायरवॉल के अंदर, तो ये सब चीज़ें अपडेट नहीं होगी। जितनी भी अपडेट्स होती है फायरवॉल के अंदर, वो सारी की सारी अपडेट्स आती है आपकी फोर्टी गार्ड से। जो आपका लाइसेंस होता है वो भी अपडेट होता है आपका फोर्टी गार्ड से। सैंड बॉक्सिंग के जो सिग्नेचर होते हैं, एंटीवायरस के सिग्नेचर होते हैं, यूआरएल फिल्टरिंग के जो भी सिग्नेचर होते हैं, वो कहाँ से अपडेट होते हैं, वो होते हैं आपके फोर्टी गार्ड से। तो ऑलवेज आपका लाइसेंस होना चाहिए फायरवॉल। अगर आपका फायरवॉल लाइसेंस होगा तभी आपका फोर्टी गार्ड चलेगा। अदरवाइज आपके जो एंटी वायरसेस वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं होंगे, प्रॉपर तरीके से आपके वनरेबल चीज़ों को, या मलेशियस एक्टिविटी हो रही है नेटवर्क के अंदर, उन चीज़ों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी ये जो यूटीएम फीचर्स अपडेटेड नहीं है। और इनको अपडेट करने के लिए आपका फोर्टी गार्ड हमें ऑलवेज आपका सिंक होना चाहिए आपके फायरवॉल के साथ। और फोर्टी गार्ड कब कब अपडेट प्रोवाइड करता है, 24/7/365 आपको अपडेट्स सेंड करता है। एंटीवायरस के लिए, आईपीएस के लिए, वेब फिल्टरिंग, एंटी स्पैम, इन सब के लिए आपको अपडेट सेंड करता है। और डेटा सेंटर का अराउंड द वर्ल्ड है, जो भी आपका नियर बाय फोर्टी गार्ड के सर्वर्स होंगे, वहां से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अपने फायरवॉल के अंदर। और ये काफ़ी सिक्योर होता है, हाई अवेलेबिलिटी लोकेशन पर होता है ये हमारे पास। और यहाँ पे अब हम आते हैं फोर्टी सैंड बॉक्स। एक फोर्टी सैंड बॉक्स भी डिवाइस होता है दोस्तों हमारे पास, अप्लायंस होता है डेडिकेटेड। आप डेडिकेटेड परचेज भी कर सकते हैं उसको, अदरवाइज आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप लाइसेंस परचेज कर लेते हैं वो आपके लिए बेस्ट होता है। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हैं, डिवाइस लेते हैं, तो वो आपको डेडिकेटेडली मैनेज करना पड़ता है अपने नेटवर्क के अंदर। अब देखिए फोर्टी सैंडबॉक्स क्या होता है। ये आपका एक सिस्टम हो गया, ये मल्टीपल सिस्टम हो गए। यहाँ पे आपका स्विच हो गया, स्विच से कनेक्टेड है आपके यूजर। अब यहाँ पे हो गया आपके पास फायरवॉल, फायरवॉल हो गया या राउटर हो गया, सपोज करिए राउटर हो गया। राउटर के बाद यहाँ पे हो गया फायरवॉल। और एक चीज दोस्तों, जो फायर जैसे कि राउटिंग हम परफॉर्म करते हैं अपने राउटर से, वो चीज़ें हम फायरवॉल से भी परफॉर्म कर सकते हैं। राउटिंग अगर किसी को डाउट है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जो आपका OSPF होता है या BGP होता है, जितनी भी डायनेमिक राउटिंग होती है, स्टैटिक राउटिंग है, डिफॉल्ट राउटिंग है, वो सब भी आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने FortiGate के फायरवॉल से। तो यहाँ पे देखिए फायरवॉल हो गया।
और फायरवॉल किससे कनेक्टेड होगा? आपका इंटरनेट से। ये आपका इन द मिडल भी हो सकता है फायरवॉल। और ये हम पढ़ रहे हैं सैंडबॉक्स के बारे में। अब देखिए, कोई वनरेबल ट्रैफिक आ रहा है, कोई ऐसा ट्रैफिक आ रहा है जो सस्पिशियस है। बाहर कोई यूजर बैठा है, इसने ट्रैफिक इनिशिएट किया सस्पिशियस, और आपके फायरवॉल पर आया। अब फायरवॉल क्या करेगा? फायरवॉल उसको भाई आइडेंटिफाई करने के लिए ट्राई करेगा, भाई कैसा ट्रैफिक है कैसा नहीं है। और आपने यहाँ पे क्या लिखा है? सैंडबॉक्स का लाइसेंस ले रखा है। तो इस केस में क्या करेगा फायरवॉल? आपका जो ट्रैफिक है ना, उसको भेजेगा सैंडबॉक्स के पास इंस्पेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सैंडबॉक्स की टीम होगी पर्टिकुलरली, जो भी आपकी फोर्टी गेट है, उनकी एक साइबर सिक्योरिटी की टीम होती है, वो मैनेज करती है इस सैंडबॉक्स को। अब यहाँ पे क्या होगा? जो भी आपका फाइल आई है यहाँ पे इंस्पेक्ट होने के लिए, उसको मैच करेगा अपने डेटाबेस से। अगर डेटाबेस में मिल जाता है तो ठीक है, अगर डेटाबेस में नहीं मिलती है तो क्या करेगा? तो पहले देखेगा भाई किस टाइप की फाइल है, आपकी विंडोज से रिलेटेड है, लिनक्स से रिलेटेड है, या मैक से रिलेटेड है। अगर विंडोज से रिलेटेड है तो एक वीएम क्रिएट करेगा एक टाइप की। उस वीएम को क्रिएट करेगा 40 सैंडबॉक्स के ऊपर। और उसके बाद वो जो फाइल होगी ना, उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और उसका हैश कैलकुलेट करेगा कि भाई किस टाइप का डेटा है किस टाइप का नहीं है। उसको रन करवाएगा, क्या बिहेवियर है उस फाइल का, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि डॉक की फाइल आई है बट डॉक की फाइल ना हो के, वो तो यार ऐसी फाइल है कोई जो कि रन कर रही है बैकग्राउंड में, और जितना भी डेटा है हमारा बैकग्राउंड का या नेटवर्क का, वो सब सेंड कर रहा है हमारे किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे या हैकर के पास। तो इस टाइप से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है सैंडबॉक्स के अंदर। अगर वो सस्पिशियस फाइल है तो क्या करेगा? सैंडबॉक्स नोटिफाई करेगा फायरवॉल को, और फायरवॉल क्या करेगा? उसको ब्लॉक कर देगा, उस फाइल को ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे ब्लॉक कैसे होता है? अब यहाँ पे देखिए, ये आया यहाँ पे, इस फाइल का एक सिग्नेचर क्रिएट कर लेता है यहाँ पे सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स जब उस सिग्नेचर को क्रिएट कर लेता है ना, सिग्नेचर को अपडेट करेगा अपने डेटाबेस में, और उस अपडेट को क्या करेगा? 40 सैंडबॉक्स पे भेज देगा। समझे? उसको अपडेट करके अपने फायरवॉल के पास भेज देगा उस अपडेट को। उसके बाद ये तो ट्रैफिक आया, ये तो हो गया ब्लॉक। अगर इसके बाद कोई और भी ट्रैफिक आता है तो उसको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा आपका फायरवॉल। कि हाँ भाई सिग्नेचर मैच हो रहा है, सिग्नेचर कैलकुलेशन करेगा, सिग्नेचर मैच हो रहा है तो भाई क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म कर देगा। और जिन्होंने 40 सैंडबॉक्स का लाइसेंस नहीं ले रखा है, तो उस केस में क्या होगा? ये जो अपडेट हुआ है ना, यहाँ पे जो सिग्नेचर बनाया है सैंडबॉक्स की टीम ने, तो ये अपडेट जाएगा एंटीवायरस के थ्रू कि भाई ये तो एक वायरस था, तो इसका आप अपडेट ले लीजिए। और जिसको अपडेट होने में टाइम लगता है, आपने एक लिमिट सेट कर रखी, एक टाइम सेट कर रखा होगा कि भाई आपको कब एंटीवायरस अपडेट हो। 24/7 होता है वैसे, एक आपने डेडिकेटेड टाइम रख रखा होगा कि भाई 5 बजे हो 6 बजे हो, तो उस टाइम पे आपके सिग्नेचर अपडेट होंगे एंटीवायरस के, और उसके बाद ही ये काम करेगा। अगर आपने सैंडबॉक्स का लाइसेंस नहीं ले रखा, अगर सैंडबॉक्स का लाइसेंस ले रखा होगा तो 40 सैंडबॉक्स यहाँ पे क्या करेगा? जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी साइट है और जिन्होंने ये लाइसेंस ले रखा है, वहाँ पे सिग्नेचर सेंड करेगा अपडेट की फॉर्म में, फायरवॉल पे अपडेट हो जाएगा, और उस टाइप का कोई भी ट्रैफिक आता है तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो इसलिए क्या करता है 40 सैंडबॉक्स, जो 40 गेट होता है, 40 गेट की टीम है, वो हमें रिकमेंड करती है कि भाई जब भी आप 40 सैंडबॉक्स ले रहे हो तो वो आप लो अपना क्लाउड बेस, क्योंकि उनके पास काफ़ी पुराना डेटाबेस होता है और डेडिकेटेड टीम बैठी होती है। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे सैंडबॉक्स नहीं ले रखा, तो आपने हो सकता है अपने एनवायरनमेंट के अंदर कोई थर्ड पार्टी टूल ले रखा हो और कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो आप वनरेबिलिटी के लिए, या वायरसेस को चेक करने के लिए, या आपकी कोई साइबर सिक्योरिटी की टीम होगी जो सिम मैनेज कर रही होगी, उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर रही होगी भाई किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है किस टाइप का नहीं आ रहा है। उसके बेसिस पर आपकी साइबर सिक्योरिटी की टीम उसको ब्लॉक करेगी, अलाउ करेगी, और डेटाबेस को अपडेट करेगी। तो उसमें क्या होता है, कई बार ये आपसे मिस हो जाता है, या आपके पास कितना पुराना डेटाबेस है नहीं है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। बट 40 सैंडबॉक्स पे के लिए क्या होता है, यहाँ पे क्लाउड पे अगर आपने ले रखा है तो यहाँ पे डेडिकेटेड आपकी एक टीम होती है 40 गेट की तरफ से, जो इसको मैनेज करती है, जिनका काम ही होता है सस्पिशियस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना और उनको अपडेट की फॉर्म में फायरवॉल पे सेंड करना, जिससे कि नेक्स्ट टाइम में वो फाइलें ब्लॉक हो सके और कोई भी सस्पिशियस ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर ना हो सके, कोई भी सस्पिशियस या मलेशियस किसी भी टाइप का ट्रैफिक है।
ये तो हो गया हमारा सैंडबॉक्स। और इसके बाद आता है हमारा पोर्टफोलियो में किस टाइप के मॉडल्स आता है। सोहो टाइप के मॉडल आते हैं, जैसे कि आपका 40C आता था पहले, अब तो 40F आता है, 50E आता है, और 61F आता है। तो ये सोहो टाइप के मॉडल है। अगर आपको छोटे एनवायरनमेंट में लगाना है, सपोज करिए कहीं पर आपके पास एक ऑफिस है, ब्रांच लोकेशन है, ब्रांच लोकेशन में आपके पास कितने यूजर हैं यहाँ पे, 10 यूजर है, 20 यूजर है, या 50 यूजर है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सोहो मॉडल प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस टाइप का भी मॉडल आता है छोटी ब्रांच के लिए। अगर आपके पास मिड साइज की ब्रांच है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। मिड साइज एंटरप्राइज लेवल का भी फायरवॉल आता है हमारे पास, और लार्ज साइज का भी हमारे पास फायरवॉल आता है जो कि चेसी की फॉर्म में होता है। जैसे आपने चेसी वाले सर्वर देखे होंगे उस टाइप से हम उसके अंदर चेसी की टाइप में अपने ब्लेड सर्वर्स लगाते हैं, तो उस टाइप से भी हमारे पास FortiGate का अप्लायंस आता है। तो वर्चुअल अप्लायंसेस भी आते हैं जिसे आप वीएम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आपके पास वीएम वेयर का एनवायरनमेंट है, तो आप वीएम वेयर में होस्ट करके उस फाइल को, वर्चुअल फाइल को, और अपना फायरवॉल बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद पब्लिक क्लाउड पर भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अमेजोन पर, एज्योर पर आप फायरवॉल को होस्ट कर सकते हैं। जो भी आपके इंटरनेट फेसिंग सर्वर है क्लाउड पर, उनको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पब्लिक क्लाउड के फायरवॉल से, जो भी आपने वहाँ पे ले रखा होगा FortiGate का मॉडल। FortiGate वीएम वहाँ पे यूज होता है, 40 VM आप यूज कर रहे होंगे। और ऐसे ही अगर आपको किसी और कंपनी का यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हैं। तो FortiGate में आप हर टाइप के मॉडल्स ले सकते हैं, चाहे आपका मिडल रेंज का लेना हो, आपको एंटरप्राइज लेवल पे लेना हो, वर्चुअल लेना हो, हर टाइप के। अब ये 40 मैनेजर हमने पढ़ा था, 40 एनालाइजर हो गया। अगर आपको FortiGate फर्स्ट टाइम एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, देखिए। अगर आप फर्स्ट टाइम कोई डिवाइस लगा रहे हो अपने नेटवर्क में, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपने डिवाइस लिया तो यहाँ पे क्या करोगे, कंसोल लोगे। कंसोल केबल के थ्रू आप अपने सिस्टम से या लैपटॉप से उसको कनेक्ट करोगे और डिवाइस को एक्सेस करोगे। जो बाय डिफॉल्ट, अगर आपको GUI से करना है तो वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे आपने कंसोल ले लिया, जो डिफॉल्ट यूजर आईडी पासवर्ड होता है क्या होता है फायरवॉल का, एडमिन, सॉरी यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यह फायरवॉल हो गया, इसका आपने कंसोल ले लिया, और इसका डिफॉल्ट यूजर नेम क्या होगा, एडमिन। और जो पासवर्ड होगा वो नील हो जाएगा, मतलब कि कुछ भी नहीं है पासवर्ड, आपको बस एंटर करना है। एंटर करोगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने के लिए पूछा जाएगा, आप पासवर्ड को सेट कर सकते हैं और फिर अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपने CLI के थ्रू कंसोल नहीं लेना है तो वहाँ पे डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट भी होते हैं फायरवॉल के अंदर, और उनका जो IP होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 192.168.1.99। ये डिफॉल्ट IP होता है, और आपको अपने सिस्टम में ये केबल कनेक्ट करनी है मैनेजमेंट पोर्ट से, या आपने सिस्टम कनेक्ट कर लिया, और यहाँ पे क्या IP प्रोवाइड करेंगे आप, 192.168.1.20 या 23, जो भी आपके क्लास 24 के अंदर रेंज होगी उसमें आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे एक IP एड्रेस, और इस वाले IP के थ्रू अपने फायरवॉल को एक्सेस कर लेंगे और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक टाइप और होता है यहाँ पे, सपोज करिए आपके पास सोहो टाइप का मॉडल है जिसमें आपके पास ये डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट नहीं है। तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास पोर्ट 1 होता है। जो पोर्ट 1 होता है ना, उस पे आपको क्या IP मिलेगा, 192.168.1.99, ये IP होता है। तो सेम आपको वहाँ पर भी ऐसे ही करना है, पोर्ट 1 कनेक्ट करना है अपने सिस्टम के साथ, और एक IP आपको इस वाली रेंज में असाइन कर लेना है अपने सिस्टम पर, और उसका एक्सेस लेने के बाद आप अपने फायरवॉल को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हमारी डेमो क्लास तो नहीं होगी कोई भी, यही थी डेमो क्लास। अगर किसी को भी क्लासेस लेनी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक मैं दे दूंगा। और टीम जो अपना
टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं।